निस्तापन कांच में रिएक्शन भी दिखवा दिए थे ना। ये भी बताया गया था निस्तापन किसका किसका किया जाता है, किसका किसका करते हैं। ऑक्साइड अयस्क का, कार्बोनेट का और हाइड्रोक्साइड का, ये बताए थे ना। चलो लिखो। भर्जन, भर्जन, रोस्टिंग, ऐसे खुल गए छेद नहीं के तो वो क्या लिखे, रोस्टिंग, ROASTING, इसे हेडिंग में सब लिखवा दिए थे। ROASTING, रोस्टिंग, भर्जन। तो इसका क्या होगा, ये निस्तापन की प्रक्रिया क्या लिखवाए थे जी, निस्तापन वाला क्या लिखवाए थे। थोड़ा तेज से बोलो, शुरू से बोलो। लिखो इसमें, वह प्रक्रिया जिसमें, वह प्रक्रिया जिसमें, वह प्रक्रिया जिसमें सांद्रित अयस्क को, सांद्रित अयस्क को सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर, उसके गलनांक से कम ताप पर इसमें सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर, उसके गलनांक से कम ताप पर, हो गया, वायु की, यहाँ पे काली पेन से लिख लेना इसको, वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में, जिसमें सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में, वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में, नियंत्रित मात्रा मतलब ज्यादा नहीं लेना है, हाँ, नियंत्रण यहाँ पे कैपेसिटी नहीं लेंगे, ज्यादा नहीं लेना है। मतलब ये नहीं है कि खुले में रख के गर्म करना है, खुले में रख के नहीं गर्म करना है, यहाँ भी हम बंद बर्तन में ही गर्म करेंगे। बस जो वहां पे वायु निकाल के निर्वात कर दिए थे, यहाँ पे वो वायु रहेगी, पूरा वायु निकाल के निर्वात नहीं करेंगे। देख लेना नियंत्रित मात्रा, जैसा नियंत्रित मात्रा खोजोगे मिल जाएगा। ये लिमिटेड कर सकते हैं, लिमिटेड, लिमिटेड रहेगा इसका कि लिमिट रहेगी, ये लिमिट उसकी रहेगी, जितना भी हो उससे हमसे नहीं मतलब है। जो जिस प्रकार से अयस्क लेंगे, ज्यादा लेंगे तो कुछ ज्यादा मात्रा में लेना पड़ेगा, कम लेंगे तो कुछ कम मात्रा में लेना होगा। हो गया, कहां तक लिखे, वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में, हो गया, गर्म करते हैं, गर्म करते हैं, उसकी परिभाषा कैसे लिखवाए थे, उसमें और कुछ लिखवाए थे क्या, गर्म किया जाता है उसके बाद, ठीक है, सही है। तो मैं सोचे ऑक्साइड वाला भी यहीं पे लिखवाए थे। चलो कहां तक लिखे,
वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, भर्जन कहलाती है, भर्जन कहलाती है। हो गया। नीचे एक सिंगल इंडिकेट पॉइंट, सिंगल इंडिकेट पॉइंट। भर्जन मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों का किया जाता है। भर्जन मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों का किया जाता है। भर्जन मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों का किया जाता है। हो गया। इस प्रक्रिया में सल्फाइड अयस्क अपने ऑक्साइड में बदल जाते हैं। सल्फाइड अयस्क अपने ऑक्साइड में बदल जाते हैं। सल्फाइड अयस्क किसमें बदल जाते हैं? अपने ऑक्साइड में बदल जाते हैं। रिएक्शन लिख लो। कुछ सल्फाइड अयस्क देखा जाए, जैसे पहला कॉपर ग्लांस Cu2S। क्या होगा इसका? इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे ना, प्लस O2 रहेगा, गर्म किया जाएगा। क्या हो जाएगा जी? Cu2O और प्लस क्या? SO2, ये बाहर निकल जाएगा। नहीं, वायु में जो CO2 है वो तो पहले से बेचारा CO2 है, ठीक है। नाइट्रोजन है जो कि अक्रिय ही है। अक्रिय नहीं मतलब उसकी बंध ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है, सामान्य रूप से अक्रिय ही माना जाता है। बाकी और अक्रिय गैसें होती हैं तो पहले से अक्रिय है, तो क्रिया किससे करेगा? ऑक्सीजन से ही तो करेगा। जब भी हम वायु की चर्चा करते हैं तो समझ लो ऑक्सीजन से क्रिया ही पढ़ते हैं, क्योंकि वायु में उपस्थित अन्य गैसें उतनी क्रियाशील होती नहीं जो किसी और से क्रिया कर सके, ठीक है ना। तो नोट कर लो। N2 और H2 गैस की आपस में क्रिया से क्या कहे, उसकी बंध ऊर्जा इतनी अधिक है कि उसे अक्रिय माना जाता है। अगर ताप बढ़ाकर उसके बंध को तोड़ दें तो वो क्रियाशील हो जाएगी, समझ गए। लेकिन सामान्य परिस्थिति में नाइट्रोजन की जितनी भी क्रियाएं होती हैं लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होती। जब तापमान हम 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर करेंगे तभी नाइट्रोजन की क्रियाएं शुरू होती हैं। तो यहाँ पे 1000 डिग्री सेल्सियस तक थोड़ी ले जाते। नहीं, इसमें नहीं, अम्लीय वर्षा अमोनिया थोड़ी होता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड N2O5 होते हैं। N2O5 जब ये जल से जुड़ जाता है तब बन जाता है क्या? HNO3। अब दिखने में तो ये प्रबल अम्ल दिख रहा है, इसका मतलब जब गिरा हमारे शरीर पे हमारा शरीर जल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें पानी की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि इसकी अम्लीयता कम हो जाती है। वही चीज नोट कर लो। इसको नोट किए वाला और कोई देख लिया जाए। और कोई दूसरा था जेडीएनएस था ना, जेडीएनएस जिंक ब्लेंड था। देख लेना। जेडीएनएस प्लस O2, जेडीएनओ प्लस क्या बनेगा? SO2। ये तो गैस है, बाहर निकल जाएगी। अब यही गैस जो होती है बाहर निकलती है और हमारा वायुमंडल प्रदूषित होता है, अम्लीय वर्षा का कारण बनता है। अब क्या होता है, जहां पे फैक्ट्रियों में कॉपर का निष्कर्षण किया जाता है, जिंक का निष्कर्षण किया जाता है, उनके निस्तापन भर्जन से निकलने वाली इन गैसों को ऐसे ही वायुमंडल में छोड़ देते हैं। उनका बाहर ले जाकर उपयोग नहीं कर रहे हैं, ये गैस के रूप में उड़ जा रही है ना,
तो बस पाइप के रास्ते बाहर निकाल के इनको छोड़ देते हैं, जाके वायुमंडल में मिल जाती हैं, और जब वर्षा होती है तो यही ऑक्साइड जल से जुड़कर अम्ल बना लेते हैं और अम्लीय वर्षा का रूप धारण कर लेते हैं, जो मिट्टी के लिए भी खतरनाक होता है और हमारे लिए भी खतरनाक होता है। अगर वायु की मात्रा देखो ज्यादा हो जाती है, जब वायु ज्यादा प्रदूषित हो जाती है तो हमारे शरीर में जलन होने लगती है। अभी शहर में चले जाओ ना, जब चलोगे मुंह खोल के तुम अपना, तो लगेगा हमारे आंख में जलन हो रहा है, मुंह पे जलन हो रहा है, हाथ में जलन हो रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तो गर्मी के कारण तुम्हारे शरीर के ऊपर सतह पे पानी चिपक चुका है, और जब वायु में उपस्थित ये प्रदूषित तत्व तुम्हारे शरीर से आके चिपकेंगे, इनके कण अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड का जब कण जैसे ही चिपकेगा, हमारे शरीर पे क्या लगा हुआ है? पानी लगा हुआ है। उस पानी से इसकी क्रिया होगी और क्या बनेगा? अम्ल बनेगा। अब अम्ल बनेगा तो हमें जलन तो महसूस होनी ही, ठीक है। तो इसी कारण से प्रदूषित शहरों में शरीर पे जलन महसूस होती है। लोग कहते हैं हमेशा मास्क लगाए रहिए, अपना शरीर ढके रहिए, हो जाएगा। तो ये याद रखे रहना, धीरे धीरे ये त्वचा कैंसर का कारण भी बन जाते हैं। लिखो आगे। क्या चीज? हाँ, तो वही चीज है ना। अभी हमारे वायु में प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है कि इन सारी चीजों से निकलने वाले प्रदूषित तत्वों का हम कोई उपयोग थोड़ी ना करते हैं। अब SO2 निकलता है तो ऐसा हम नहीं करते हैं, ये SO2 निकल रहा है फिर जाके उसको SO3 बना के उसका H2SO4 बना के उसका उपयोग कर ले, ऐसा नहीं करते। निकलने वाले SO2 को हम ऐसे छोड़ देते हैं, जाएगा वायुमंडल में, अपना वायुमंडल को प्रदूषण करेगा, प्रदूषित करेगा। इसीलिए देखो जहाँ पे फैक्ट्रियां होती है ना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, उसके आसपास देख लोगे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक कोई पेड़ ही नहीं रहेगा, समझ गए। वो पेड़ धीरे धीरे होते भी हैं जो पुराने समय पहले, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ये कंपनियों को, जो बड़ी कंपनियां होती हैं, उनके ऊपर एक कर लगाया जाता है, CSR, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब आप इतना वायु प्रदूषित कर रहे हो, आपको जितना लाभ कमा रहे हो उसका कुछ % जनता के लिए खर्च करना पड़ेगा। या तो आप कहीं दूसरी जगह जाके पेड़ लगवाओ जिससे वायुमंडल सुरक्षित रहे हमारा, और जो समाज सेवी कार्य है उनमें अपना खर्चा करो। तो ये वायु को घाटा पहुंचाने के लिए इसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। अब उसी टैक्स से काम थोड़ी नहीं चलेगा, वायु तो हमेशा ये प्रदूषित कर रहे हैं। बाद में पेड़ लगा लगा कितना बचा लेंगे। तो इसीलिए जो अब फैक्ट्री होती है वहां से कुछ एरिया तक पेड़ होते ही नहीं। अब यहाँ पे देखो कितनी हरियाली है, चारों तरफ हमको घास दिख रही है, पेड़ दिख रहा है, कितना अच्छा लग रहा है गाँव में। अभी शहर में चले जाओ, कहीं ऐसा दिखता है हमको? कोई भी ऐसा फील्ड ही नहीं दिखता है। जहाँ पे फैक्ट्रियां होती हैं वहां पे चले जाओ, अगल बगल खाली तुमको ऐसे मिट्टी मिट्टी दिखेगी, बस घास तक नहीं सही से दिखती, समझ गए। क्योंकि जब वो कण भारी हो जाते हैं तो जमीन पे ही तो आके गिरते हैं, जिससे निचली सतह की छोटी घासें भी खराब हो जाती है। पेड़ तो खराब होंगे क्योंकि पेड़ का पत्ता बड़ा बड़ा होता है, जब उन पे जाके चिपकेगा तो उनके रंध्र बंद हो जाते हैं। रंध्र बंद हो जाएगा तो उसके बाद से वो क्या कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कहां से करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड उनका जो रंध्र होता है स्टोमेटा जिसे कहते हैं, उसी के रास्ते तो ग्रहण करते हैं। जब वो बंद हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कहां से करेंगे? तो धीरे धीरे पत्तियां क्या हो जाती हैं? पीली पड़ने लगती हैं। जब पर ये कौन सा प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं तो क्लोरोफिल का उनका उपयोग नहीं होगा, पत्तियां हरी नहीं रहेंगी, धीरे धीरे खराब हो जाएंगी, पीली हो जाएंगी, पेड़ सूख जाएगा। जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पौधों को भोजन नहीं मिलेगा, तने को भोजन नहीं मिलेगा, वो काम करना बंद कर देंगे, पौधा धीरे धीरे सूख जाएगा। तो यही प्रक्रिया होती है इनमें। तो इसीलिए फैक्ट्रियों के आसपास पेड़ पौधे नहीं होते हैं, क्योंकि देखो ये सारी जो गैसें निकल रही हैं ये हमारे वायुमंडल के लिए हानिकारक ही है। अब क्या हम कॉपर का शोधन करना बंद कर दिए हैं? अब तो कॉपर का और उपयोग हम बढ़ा रहे हैं। हर जगह पे देखो, जहां नहीं जहां देखो कॉपर वायरिंग ही करवाते हैं हम लोग। तो कॉपर कैसे निकल रहा है? इसी से प्रक्रिया के द्वारा तो निकल रहा है। जो गैसें क्या हम उसका उपयोग कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, छोड़ दे रहा है, वायुमंडल में जा रही है, वायु प्रदूषित हो रहा है। अभी रिपोर्ट आई है शिकागो यूनिवर्सिटी की, उसके अनुसार भारत में प्रदूषण इतना ज्यादा है कि हम लोग की जीवन प्रत्याशा 5.2 वर्ष कम हो चुकी है। मान के चलो 5.5 वर्ष कम हो चुकी है। अर्थात हम लोग अगर अनुपात लगाएं कि हम लोग 80 साल तक जी सकते थे, 80 साल तक हमारा अनुपात, तो प्रदूषण के कारण हमारी आयु कम होकर इस समय केवल 75 साल हो चुकी है। हम लोग 75 साल में मर जाएंगे, पूरा 80 साल हम लोग नहीं जिए। तो ये प्रदूषण के कारण ही हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो रिएक्शन है, मतलब जो चीजें हैं सारे एक दूसरे से संबंधित है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बस रिएक्शन पढ़ते जा रहे हैं, इसका कोनो मतलब नहीं है।
ये सारी चीजें जो निकल रही है हमारे दैनिक जीवन की चीजें है ना। अब ये जो चीजें निकल रही है उसको हम छोड़ते जा रहे हैं, उससे हमारा दैनिक जीवन प्रभावित होता है। तो सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कोई चीज एक दूसरे से अलग नहीं है। हमको जो प्रभावित करता है उसी से हम खोज करने लगते हैं, तो आगे की चीजें हम पा जाते हैं, जिसे हम फिजिक्स या केमिस्ट्री में पढ़ लेते हैं। समझ गए? तो याद रखे रहो इन सबको। लिखो आगे, कहां तक लिखे? हाँ, ये दोनों रिएक्शन लिख लिए ना। चलो, संतुलित नहीं है, देख लो, संतुलित कर देते हैं। ZnS है प्लस O2 है, यहाँ पे 2 ZnS कर दें, कर दें। 1 मिनट, नहीं हुआ क्या यहाँ से? हो जाएगा 2 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे कितना कर देना होगा? 3, क्योंकि देखो 2 जिंक 2 सल्फर, इधर 2 जिंक और 2 सल्फर हो गया ना। लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया था? इधर 2 हो गया, और ये 2 दूनी 4, तो कितना हो गया? 6, तो 3 ऑक्सीजन इधर कर दिए, हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें ये वाला तो संतुलित है नहीं, ये भी नहीं है। अच्छा, इसको 2 कर दें, इसको 2, इसको भी 2, तो इसको 3 कर दें। बस नोट कर लो, नोट करो। इसके बाद देखो प्रगलन। हाँ, अकार्बनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना आवश्यक होता है, उन्हें बिना संतुलित किए छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि तुम अपने हिसाब से देख रहे हो कि इतना बन रहा है। अगर हमारा संतुलन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कुछ और चीजें उसमें बनी थी जिनको हमने छोड़ दिया है, तो उनको लिखना पड़ेगा। चलो आगे लिखो। तीसरी हेडिंग प्रगलन, मतलब तीसरी हेडिंग क्या? तीसरा था, चौथा टॉपिक था ये, तीसरा ही था ना। इसमें ए और बी लिखवा दिए थे ना। प्रगलन चौथा नंबर टॉपिक था। 4 नंबर प्रगलन हो गया, स्मेल्टिंग, यही था ना। तो लिखो प्रगलन में एक चीज और लिखवाना था। भट्टी ठीक अच्छी तरह से हटा दिया तुम लोग में से, ठीक पहले पूछी जाती थी 1 नंबर में। चलो लिखो, प्रगलन लिख लो, तब एक ही साथ एक जगह लिखवा देंगे तीनों का। प्रगलन लिखेंगे। इस प्रक्रिया में हो गया, निस्तापित या भर्जित अयस्क को कोक तथा गालक के साथ मिलाकर कोक कार्बन, हाँ, कार्बन को शुद्ध रूप में कोक भी कहते हैं। क्या लिखे? कोक तथा गालक मिलाकर, हो गया, उच्च ताप पर गर्म करते हैं। कोक तथा गालक मिलाकर उच्च ताप पर गर्म करते हैं। कोक तथा गालक मिलाकर उच्च ताप पर गर्म करते हैं,
हो गया, जिससे जिससे ऑक्साइड अयस्क कोक के द्वारा अपचयित होकर हो गया, ऑक्साइड अयस्क कोक के द्वारा अपचयित होकर धातु में बदल जाता है, हो गया, तथा अगलनीय अशुद्धियां, यहाँ पे इसको काली पेन से लिख लो, अगलनीय अशुद्धियां, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान देना, इसी लाइन के सामने इंपॉर्टेंट भी लिख लो। क्या लिखे? वैसे तो पूरा प्रगलन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी लाइन के सामने भी इंपॉर्टेंट लिख दो। क्या लिखे? तथा अगलनीय अशुद्धियां, हो गया, गालक से क्रिया करके गलनीय पदार्थ बना लेती हैं, गालक से क्रिया करके गलनीय पदार्थ बना लेती हैं, गालक से क्रिया करके गलनीय पदार्थ बना लेती हैं, हो गया, जिसे धातुमल कहते हैं, जिसे धातुमल स्लैग, SLAG, धातुमल ब्रैकेट में स्लैग SLAG कहते हैं। हो गया ना, ये चीज को याद रखना है। हो गया, तो ये धातुमल की परिभाषा हो गई कि धातुमल क्या होता है। तो प्रगलन की प्रक्रिया में अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियां गालक से क्रिया करके गलनीय पदार्थ बना लेती हैं, जिसे क्या कहते हैं? धातुमल कहते हैं। ठीक है, अब गालक से अर्थ क्या है? नाम से ही स्पष्ट है, गालक माने गलाने वाला। तो गलाएगा किसको? जो नहीं गल रहा था उसी को तो गलाएगा, जो पहले से गल गया उसको क्या गलाएगा? ठीक है, तो याद रखे रहना। तो देखो प्रगलन में क्या होता है, इसको हम एक अभिक्रिया के द्वारा समझते हैं। जब हमारे पास जमीन से खोदकर हमने अयस्क को निकाला था, तो पहली प्रक्रिया क्या थी हमारी? जिसको बारीक पीसे, फिर उसका सांद्रण किए, जिससे कंकड़ पत्थर मिट्टी आदि की अशुद्धि अर्थात आधात्री दूर हो जाए। ठीक है, उसके बाद सांद्रण करने के बाद उसका निस्तापन और भर्जन किए। तो निस्तापन और भर्जन करने का लक्ष्य हमारा ये था कि अयस्क ऑक्साइड में बदल जाए। अब अयस्क ऑक्साइड में बदल गया तो हमने कहा था कि जो अयस्क का सूत्र होता है, उस अयस्क के अलावा उसमें जो चीजें, उसमें एक मिनट, जिस धातु का अयस्क होता है उस धातु के अलावा उसमें जो जो तत्व होते हैं सब किस में काउंट किए जाते हैं? अधातु में काउंट करते हैं। किसमें काउंट करते हैं? अरे अशुद्धि के रूप में काउंट करते हैं, अधातु में नहीं, अशुद्धि के रूप में। जैसे हमारे पास ये कॉपर आयरन पायराइड था ना, कॉपर आयरन पायराइड CuFeH2। अब इससे मान लो हमको अगर कॉपर का निष्कर्षण करना है तो Cu2O बन जाएगा। ये भर्जन की प्रक्रिया में जब ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे, FeO बन जाएगा और कौन बाहर निकल जाएगा? SO2 बाहर निकल जाएगा। तो ये कॉपर वाला बना, ये तो अयस्क कहलाएगा। ये जो FeO बना ये क्या कहलाएगा? अशुद्धि कहलाएगी। ठीक है, ये याद रखे रहना। तो क्या हुआ, जिस तत्व का हमको निष्कर्षण करना है वो अयस्क कहलाएगा, बाकी उसके साथ जो है क्या कहलाएगा? अशुद्धि। तो अब जो हमने निस्तापन और भर्जन से अयस्क प्राप्त किया था उसमें तो अयस्क रहेगा ही, और प्लस उसमें कुछ अशुद्धियां अवश्य रहेंगी, और वही अशुद्धियां रहेंगी जो गलने वाली नहीं होंगी, क्योंकि जो
कम तापमान पर वाष्पित होने वाली थी वो तो निस्तापन और भर्जन की प्रक्रिया में ही वाष्पित हो जाएंगी। कहाँ हो जाएंगी? जो कम ताप पर वाष्पित होने वाली थी, क्योंकि निस्तापन और भर्जन में भी तो गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर जो कम ताप पर वाष्पित होने वाली वो निकल गई। लेकिन जो कम ताप पर वाष्पित नहीं हो रही थी, अर्थात उनको हम क्या कह सकते हैं? अगलनी, मतलब जो नहीं गली वो भी तो अयस्क के साथ पड़ी रहेंगी। जैसे हमारे पास ठोस अवस्था में अयस्क था इस तरह से, और जब इसका हम निस्तापन करने गए तो निस्तापन में गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म करते हैं। अब इसमें से जो अशुद्धियां पिघल के निकल गई, फिर वाष्पित होके उड़ गई, वो तो अलग हो गई। लेकिन इसमें ऐसा था कि कुछ अशुद्धियां ऐसी थी जो अयस्क के साथ पड़ी हुई थी। अगर अयस्क को गलाते तभी वो गलती, लेकिन निस्तापन या भर्जन में हमने पढ़ा अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करते हैं, अर्थात अयस्क गलना नहीं चाहिए, अयस्क ठोस अवस्था में रहना चाहिए। तो वो जो अशुद्धियां अयस्क के साथ ही गलने वाली थी वो भी तो ठोस अवस्था में पड़ी रहेंगी, उनको हम क्या कहते हैं? अगलनीय अशुद्धि कहते हैं। अब अयस्क अगलनीय अशुद्धि, इसमें हमने क्या मिलाया? कोक मिलाया, और क्या मिलाया? गालक मिलाया। मिलाया ना? तो कोक और गालक मिलाते हैं तो क्या क्या प्रक्रिया हुई? देखो, अयस्क जो था किससे क्रिया किया था? कोक से। किसमें बदल जाएगा? किसमें बदलेगा? धातु में बदलेगा। और जो अशुद्धि थी उसने किससे क्रिया किया? गालक से। तो एक गलनीय पदार्थ बना, उसे हमने क्या कहा? धातुमल हमने कहा। कहा ना? अब जब गर्म कर रहे हैं तो कुछ न कुछ गैसें भी अवश्य निकलेंगी। क्यों? क्योंकि कोक से जब इस ऑक्साइड अयस्क का अपचयन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड तो जरूर बनेगा, क्योंकि अयस्क को हमने किस रूप में बदल रखा है? Cu2O में बदल रखा है ना। और जब कार्बन के द्वारा इसका अपचयन होगा तो Cu बनेगा, धातु बनेगी। तो क्या बना? कार्बन और ऑक्सीजन बचा है ना, वो क्या बना देगा? CO2 ये गैस के रूप में ही तो बाहर निकलेगा। तो हम गैस के रूप में CO2 तो लिखेंगे नहीं, इसलिए हम केवल क्या लिख देते हैं हिंदी में? गैसें लिख देते हैं। तो तीन चीजें यहाँ पे बनती हैं। क्या क्या बनेंगी? धातु, धातुमल और गैसें। तो धातु हमारे लिए उपयोगी है, धातुमल अशुद्धि है, तो उसको अलग करेंगे। गैसें तो उड़ के निकल गई हैं, तो यहाँ से धातुमल को जब हम अलग करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? धातु मिलेगी। फिर इसी धातु को शोधित किया जाता है। क्या किया जाता है? शोधित किया जाता है। अब कुछ ऐसे होते हैं जिनका प्रगलन करने की आवश्यकता नहीं होती है, उनका सीधे सीधे अपचयन करा दो, वो भी धातु में बदल जाते हैं। तो प्रगलन की प्रक्रिया से भी हम धातु में बदलते हैं और अपचयन की प्रक्रिया से भी हम धातु में बदलते हैं। कहने का अर्थ, जिनके लिए प्रगलन किया जाएगा उनके लिए अपचयन नहीं किया जाएगा, जिनके लिए प्रगलन किया जाएगा उनके लिए अपचयन। जैसे जिसके लिए निस्तापन किया गया था उसके लिए भर्जन नहीं किया गया, जिसके लिए भर्जन किया गया उसके लिए निस्तापन नहीं किया गया। तो वैसे ही जिसका प्रगलन किया जाएगा उसका अपचयन नहीं किया जाएगा, जिसका अपचयन किया जाएगा उसका प्रगलन नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रगलन और अपचयन दोनों का एक ही टारगेट है, ऑक्साइड को धातु में बदलना। किसमें बदलना? ऑक्साइड को धातु में बदलना। तो जब प्रगलन से ही हमको धातु मिल गई है तो काहे के लिए फिर अपचयन करने जाएंगे उसका? फिर धातु का अपचयन होगा क्या? जब ऑक्सीजन बेचारे में है ही नहीं तो ऑक्सीजन और कहां से निकालेंगे उसका? अब ऐसा तो है नहीं कहीं बीच में छुपा हुआ तो खोद के निकाल लेंगे। जब ये धातु बन गई तो क्या इसमें ऑक्सीजन है कहीं? अब नहीं है, तो इसका अपचयन करने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। हो जाएगा? तो जिसका प्रगलन करेंगे उसका अपचयन नहीं करेंगे, जिसका प्रगलन नहीं हो पाएगा अपचयन उसी का होगा। अभी देखते हैं किसका किसका होगा। इसको लिखो रिएक्शन तब। यहां पर हमने शब्द गालक प्रयोग किया है, ये इस अशुद्धि से क्रिया करके धातुमल बना रहा है। तो इस अशुद्धि के आधार पर गालक दो प्रकार का होता है। जैसे मान लो जो अशुद्धि थी वो अम्लीय थी, अम्लीय, तो गालक उसका उल्टा प्रयोग करेंगे। कैसा? क्षारीय। अगर अशुद्धि क्षारीय है तो गालक उसका उल्टा कैसा प्रयोग करेंगे? अम्लीय। मतलब गालक के कितने प्रकार हो गए? दो प्रकार हो गए। ठीक है ना? तो नीचे लिखेंगे इंडिकेट पॉइंट। नहीं, ऐसा नहीं होता है।
क्या लिखे? इंडिकेट पॉइंट देखो, आयत में उपस्थित अशुद्धि के आधार पर गालक दो प्रकार के होते हैं। आयत में उपस्थित अशुद्धि के आधार पर गालक दो प्रकार के होते हैं। गालक दो प्रकार के होते हैं। अशुद्धि के आधार पर गालक दो प्रकार के होते हैं। हो गया? नंबर 1 अम्लीय गालक, डैश देके इसके अंदर लिखना पड़ेगा। नंबर 1 अम्लीय गालक, हो गया? अम्लीय गालक में लिखो, डैश देके लिखना इसके अंदर। इसका प्रयोग तब करते हैं जब अशुद्धि अम्लीय हो। इसका प्रयोग तब करते हैं जब अशुद्धि अम्लीय हो, अशुद्धि क्षारीय हो। इसका प्रयोग तब करते हैं जब अशुद्धि क्षारीय हो। उल्टा प्रयोग करते हैं ना। इसका प्रयोग तब करते हैं जब अशुद्धि क्षारीय हो। हो गया? इसके कुछ उदाहरण निम्न हैं। इसके कुछ उदाहरण निम्न हैं। हो गया? पहला सिलिका। सिलिका 100 पे छोटी का मात्रा, ल पे छोटी का मात्रा, फिर कबूतर वाला का उस पे आ का मात्रा। सिलिका सूत्र होता है SO2। लिख लो SiO2। हो गया? SiO2 लिखे सही है, बोले गलत है। दूसरा नंबर लिख लो बोरेक्स। बोरेक्स हो गया? बोरेक्स का सूत्र होता है, इसे बोरेक्स या सुहागा भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है Na2B4O7। Na2B4O7। हो गया? उसके बाद दूसरा लिख लो। नहीं, दूसरा क्षारी गालक में दूसरा लिखना है। बोरेक्स या सुहागा सूत्र होता है Na2B4O7। दूसरा लिख लो क्षारी गालक। क्षारीय गालक, क्षारीय गालक इसमें लिखेंगे। कौन? तुमको लवण दिख रहा है? ये SI अधातु है, अधातुएं अम्ल बनाती है। बोरॉन भी अधातु है। क्या? अरे अभी अम्ल बना ही नहीं है, अम्लीय है। जैसे SO2 होता है, ये अम्ल है, लेकिन इसकी प्रकृति अम्लीय है। जब ये जल के साथ घुलेगा तब अम्ल बनाएगा। समझ गए? याद रखे रहो, अम्लीय है, हमने नहीं कहा अम्ल है। कौन? नहीं, ये सब ऑक्साइड है। ये ऑक्साइड है। तो अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय नहीं होते हैं? तो अम्लीय होते हैं तो अम्ल थोड़ी ना होते हैं। वो अम्लीय होते हैं जब जल से क्रिया करेंगे तब अम्ल बनाएंगे ना। अभी इसकी जल से क्रिया थोड़ी ना करा रहे हैं। हमने बस कहा ये अम्लीय है। अभी तो नाम में अम्ल गालक नहीं हमने बोला है, अम्लीय गालक बोला। प्रकृति इनकी अम्लीय है। तो कोई भी पदार्थ अम्लीय या क्षारीय प्रकृति कब दिखाता है? जब जल में जाता है तभी तो दिखाता है। अभी जल में थोड़ी ले गए इसको। लिखो अगला, दूसरी हेडिंग क्षारीय गालक। क्षारीय गालक इसका प्रयोग तब करते हैं जब अशुद्धि अम्लीय हो।
हो गया। इसके कुछ उदाहरण निम्न हैं। इसके कुछ उदाहरण निम्न हैं। इसके कुछ उदाहरण निम्न हैं। पहला नंबर CaO, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड या कली चूना। बुझा चूना है, ये बिना बुझा चूना है। हो गया CaO। दूसरा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर तीसरा नंबर MgCO3, MgO। पहला था CaO, दूसरा है MgO, तीसरा है MgCO3, चौथा लिख लो CaCO3, पांचवा लिख लो Fe2O3, छठवां लिख लो FeO, Fe2O3, उसके बाद FeO। ये सब तुम्हारा किस में जाएगा? क्षारीय गालक में जाएगा। इनका प्रयोग तब करेंगे जब अशुद्धि क्या हो? अम्लीय हो। जैसे हम मान रहे हैं कि अयस्क में जो अशुद्धि थी, ध्यान देना, FeO की अशुद्धि थी। किसकी अशुद्धि थी? FeO की अशुद्धि। तो FeO किसमें है? क्षारीय में है ना, अर्थात अशुद्धि क्षारीय है। तो गालक कौन सा प्रयोग करेंगे? अम्लीय प्रयोग करेंगे। तो इन दोनों में से प्रयोग करेंगे। तो हम ले लेते हैं गालक, कौन ले लेते हैं? सिलिका। ये गालक हो गया। जब दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो बना लेते हैं FeSiO3। इसे ही हम गालक कहते हैं। क्या कहते हैं? गालक कहेंगे। आज बहुत उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। धातुमल कहते हैं इसको। नोट कर लो, अशुद्धि प्लस गालक बराबर क्या बनेगा? धातुमल। ये अशुद्धि कैसी थी जी? क्षारीय। तो गालक हमने कैसा प्रयोग किया था? अम्लीय। तब क्या बना था? धातुमल। इसी को उल्टा कर दो, अशुद्धि कर दो SiO2 की, तो गालक कौन प्रयोग कर लेना? FeO प्रयोग कर लेना, चाहे इसमें से कोई भी प्रयोग कर लेना, हो जाएगा ना। तो ये काम कर सकते हो, नोट कर लो उसको। धातुमल एक तो एग्जाम्पल हो गया। क्या हुआ? चलो, प्रकरण भी समाप्त हो गया। इसी का उल्टा वाला भी लिख लो। मान लो उल्टा करके एक तो देख लेते हैं। जैसे अगर SiO2 अशुद्धि हो गई, तब ये कैसी अशुद्धि है? अम्लीय है ना, तब तो अशुद्धि अम्लीय हो गई। और जब अशुद्धि अम्लीय हो गई तो गालक कौन सा लेना है? क्षारीय लेना है, अर्थात इसमें से कोई भी ले लो। हाँ, कोई भी। CaO ले लेते हैं, तो CaO ले लिया जाए। तो CaO इस बार गालक का कार्य कर रहा है। कैसा है ये? क्षारीय है। तो बन जाएगा CaSiO3, कैल्शियम सिलिकेट नाम है इसका। ये भी क्या है? धातुमल है। बस इस प्रकार से दोनों का उपयोग भी हो गया। हाँ, आयरन सिलिकेट कर सकते हैं उसको, और ये कैल्शियम सिलिकेट है। चलो, अब दो ठो बच रहा है, एक तो अपचयन और एक तो फिर शोधन। तो अपचयन और शोधन कल खत्म हो जाएगा। इसमें शोधन ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपचयन की अपेक्षा। हाँ, समझो समाप्त ही है, क्योंकि संसारण हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं पूरा।
संधारण पूरा पढ़ लिया ना? ये संधारण पहले चैप्टर में पढ़ाया गया था ना? नहीं पढ़ाया? देख लेंगे, ज्यादा नहीं लिख पाएंगे तो कुछ यहाँ पे लिखवा देंगे। उसके बाद मिश्र धातु पढ़ना है, परसों में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। परसों टेस्ट है, समझ लो शुक्रवार को समाप्त होगा।